अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तेज़ी मंदी। स्टॉक मार्केट गुज़िश्ता रोज़ 1100 पॉइंट्स की बेहतरी के साथ थी। क्या वजह है? कहा यह जा रहा है कि सीमेंट स्टॉक्स में कुछ बेहतरी हुई जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट ने बेहतरी की पोजीशन ली, लेकिन स्टॉक मार्केट इंतहाई तेज़ी से एम्बिगिटी यानी उतार और चढ़ाव की सिचुएशन में है, अभाम रहता है रोज़ाना की बुनियाद में। इसकी क्या वजह है? छोटी सी कोई खबर आती है, स्टॉक मार्केट फौरी तौर पर गिर जाती है। छोटी सी कोई खबर बेहतरी की आती है, स्टॉक मार्केट बेहतरी की जानिब चलना शुरू कर देती है। साइडवेज पर, बेयरिश ट्रेंड्स पर, बुलिश ट्रेंड्स पर आज बात करेंगे। इसके साथ साथ टैक्स गोशवारे बड़े ज़बरदस्त तादाद में इकट्ठे हुए हैं, FBR भी खुश है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन टैक्सेशन के मराहिल से गुजरते हुए जब बिजनेसमैन या आम आदमी को जो परेशानियां हो रही हैं उस पर भी बात करना बहुत ज़रूरी है। महंगाई का एक तूफ़ान है। 109 के आसपास घी की कीमतों में इजाफा हुआ है 1 किलो की कीमत में। इसका मतलब ये है कि ओवरऑल महंगाई इस वक्त इंतहा दर्जे की है, आवाम की बर्दाश्त से बाहर है। डॉलर की ऊंची उड़ान, सोने की ऊंची उड़ान और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मईशत से जुड़ी हैं। लोन्स का मामला है, 1 अरब हम वापस करते हैं तो 1 अरब डॉलर वापस लेने का सोच भी रहे होते हैं। IMF ने कुछ नई शराइत रख दी हैं जो जनरल सेल्स टैक्स की मद में है। इन शराइत पर भी बात होगी और बहुत सारी चीज़ों पर बात होगी। नासिर मिर्ज़ा साहब ने हमें ज्वाइन किया, साबिक सदर रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। सनाउल्लाह मरवत साहब मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। सनाउल्लाह मरवत साहब कैपिटल मार्केट एक्सपर्ट हैं। आज स्टॉक मार्केट की सूरत हाल पर इनसे बात होगी। और माहिर माशियात नईम सिद्दीकी साहब मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया तीनों हजरात का। नासिर भाई, आपसे ही शुरू करता हूँ। सर, बहुत अच्छा खासा टैक्सेशन जो जमा करवाने वाले हैं उनकी तादाद में इजाफा हुआ है। बड़ा मेरा ख्याल है हेल्दी इजाफा है कि अगर टैक्सेशन की जमा करवाने वालों की तादाद इतने बड़े लेवल पे पहुंच जाए। सर, फिर क्या वजह है कि जब लोग टैक्स भी जमा करा रहे हैं, तादाद भी बढ़ रही है, उसके बावजूद एक ख़ास किस्म की आवाज़ आप ही की बिरादरी यानी जो कारोबारी तबका है वहाँ से आती है कि टैक्सेशन का अमल सहल नहीं, आसान नहीं। अच्छा, उस पे जो सबसे बड़ी बात है, एक तो मतलब मैं अभी आप जिक्र करूँ तो ये जो इस दफ़ा भी रिटर्न जमा हुई है और गवर्नमेंट ने जो 15 दिन की एक्सटेंशन दी थी वो काफ़ी हद तक उस पर मतलब बिजनेस कम्युनिटी को मतलब रिलीफ मिला। और आज की जो फिगर है, जो आज 12 बजे तक FBI के तमाम ऑफिस खुले रहेंगे, तो उम्मीद है कि ये अपने टारगेट से आगे ऑलरेडी निकल चुके हैं। तो ये सोचता हूँ कि काफ़ी बेहतर चीज़ है। मौजूदा गवर्नमेंट ने उसको बड़े अच्छे तरीके से हैंडल किया और तमाम जितने भी बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं उनसे मुलाकातें की और इस हाईएस्ट जो रिटर्न्स किया करने में कामयाब हुए। अच्छा, उसमें मतलब जो रिलीफ वाली बात है, मतलब महंगाई की जो आप जिक्र कर रहे हैं, डेफिनेटली एक जो सबसे बड़ी हुकूमत के लिए परेशानी है और वो है महंगाई, और जो इनसे कंट्रोल नहीं हो पा रही, इसके डिफरेंट एस्पेक्ट के ऊपर काम किया जा रहा है। और शौकत तरीन साहब खास तौर के ऊपर इस पे उन्होंने बड़ी कोशिश की है किसी तरीके से कोई सब्सिडाइज ऐसी जगहों पे चीजों किया जाए जहां पर आम आदमी को कुछ रिलीफ मिल सके। अच्छा नासिर भाई, कुछ चीज़ें हैं जिस पर मैं जिक्र करूंगा। आपने कहा कि हुकूमत के लिए एक परेशानी है जो कि महंगाई। क्या महंगाई हुकूमत के लिए वाकई परेशानी है? ये खुद में एक सवाल है। चूँकि IMF की जो शराइत आने वाली हैं आगे, उसमें GST की छूट जहाँ जहाँ ख़त्म की गई थी वहाँ दोबारा लागू होगी। तो इसका मतलब है कि आपने कोई भी प्रोडक्ट है उस पर जो 17% आप दे रहे थे वो दोबारा से देना पड़ेगा, उससे ऊपर जाकर। तो मैं ज़रा इस पर भी आऊँगा। मैं पहले सनाउल्लाह मरवत साहब से भी इस पर बात कर लूँ। सना साहब, स्टॉक मार्केट बेहतरी देखी हमने कल, आज भी बेहतरी की पोजीशन पे, लेकिन सर जो उतार चढ़ाव है बहुत तेज़ी से, जो इन्वेस्टर है वो बहुत परेशान है। ये उतार चढ़ाव इतनी तेज़ी से क्यों हो रहा है? 48 पे गई मार्केट, अब फिर 44-45 के बीच में ये जो बड़ा गैप आता है 4-4 हज़ार पॉइंट्स की गिरावट का, ये पुर होने में बड़ा टाइम लगता है, गिरने में यूं मिनट लगते हैं। अरसलान, ऐसे है कि पिछले साल हमने 2020 में जो कोविड-19 की वबा जो है इस पूरी दुनिया को लपेट में लिया, उस वक्त इंटरनेशनल मार्केट्स भी नीचे आई और हमारी मार्केट भी तकरीबन 27-28 हज़ार पे आ चुकी थी। वहाँ से लेके अब तक तकरीबन 20-21 हज़ार पॉइंट मार्केट ऊपर आ चुकी है। क्योंकि उसमें जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स हैं, कंपनीज़ हैं, उन्होंने इतना पार्टिसिपेट नहीं किया। जैसे ऑयल सेक्टर है, अब ऑयल जिस तरीके से इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ा है, उस लिहाज से हमारी ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज़ ने उसमें हिस्सा नहीं लिया, जो कि अभी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव रेट्स पे हैं। यहाँ पे एक प्रॉपर पोर्टफोलियो बनाया जा सकता है
आपकी बात की जी, मार्केट में जो उतार चढ़ाव है, जैसे 48,000 इसने टच करके अभी 43,000 से अभी वापस 44,000, और आज की मार्केट भी कदरे बेहतर, और जैसे आपने बताया कल की मार्केट भी बेहतर हुई है। ये सिर्फ ऑयल सेक्टर में अभी आज हमने तेज़ी देखी है। अच्छा, सीमेंट में कल देखी थी? सीमेंट में कल देखी थी। अच्छा, मैं सर एक चीज़ है, आप जहाँ सीमेंट की बात कर रहे हैं, मैं ज़रा एक सवाल और भी कर लूँ। नासिर हयात मग्गू साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, सदर है फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी FPCCI। नासिर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नासिर साहब, एक खबर देख रहा था जिसमें FPCCI के मुताबिक जो मिसमैनेजमेंट हुई है, 2500 अरब रुपए का नुकसान हुआ है कर्जों की मिसमैनेजमेंट में। अच्छा, एक तो इस पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं, और दूसरा सर, बारहा मैं देख रहा हूँ टैक्सेशन वाले मसले पर बार बार बात हो रही है, महंगाई वाले मसले पर बार बार जो बिरादरी है हमारी कारोबारी वो मुसलसल बात कर रही, लेकिन क्या गवर्नमेंट सुन रही है? देखिए, पहला जो वो मिसमैनेजमेंट की बात है ना, जब 13.5% इंटरेस्ट रेट था, एक तो रेट ऑफ इंटरेस्ट गलत था, क्योंकि उस वक्त जो डेफिसिट था या इन्फ्लेशन थी वो 9% थी, तो 13 पे तो रखने का कोई सवाल नहीं था। इन्होंने 13.5% पे रखा। फिर हर एक को ये पता है कि जब हमारा इन्फ्लेशन 9% पे है और ये गिरेगा, 9 से भी नीचे आएगा, तो इसका मतलब इंटरेस्ट रेट भी घटेगा। अब इंटरेस्ट रेट घटना है और आपने लॉन्ग टर्म लोकल बैंकों से कर्जे ले लिए और बैंकों के प्रॉफिट 100% कर दिए। ये तो कोई बात मेरी समझ में इसलिए नहीं आती है कि जब हर एक को पता है कि इंटरेस्ट रेट घटेगा, तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग करके लोकल बैंक से उनको फायदा पहुंचाया, हुकूमत को नुकसान पहुंचाया और आवाम को नुकसान पहुंचाया। दूसरी बात, वो अभी तक कर रहा है। एक आम आदमी या इंडस्ट्रियलिस्ट या कोई भी जब कर्जा लेता है और नहीं दे सकता, तो बैंक कहता है कि हमारी ओरिजिनल रकम वापस कर दो, हम आपका तो पूरा माफ कर देते हैं। तो कम से कम और कुछ नहीं तो ये जाके बैंक से अपने आज के रेट से सीधा तो करा ले, जो नुकसान होता है उसका तो इनको चाहिए इंक्वायरी करें कि ये क्यों और किस वजह से हुआ। जब एक्सचेंज रेट अपना इंटरेस्ट रेट घटने शॉर्ट था, इकोनॉमी बेहतर हो रही थी, इनको क्या जरूरत थी कि इनको इतनी लॉन्ग टर्म पे इतने हैवी रेट पे कर्जे लेना। ये तो एक बात हो गई। अब टैक्सेशन की बात है। देखिए, FPCCI ने उनको एक नया टैक्सेशन का निजाम दिया था, जिसमें प्राइम मिनिस्टर ने उसको मार्क किया था FBR को, लेकर नहीं। अच्छा, मैं वापस आता हूँ नासिर साहब के साथ, ज़रा रब्ता करते हैं। नईम साहब, ज़रा एक कमेंट इस पर आपका हो जाए। यही चीज़ें जो मिसमैनेजमेंट है कर्जों की, जिस पे FPCCI के स्टांस था, मैंने कहा उन्हीं से पूछ लेते हैं। देखिए, ये जो बात कर रहे हैं ना कि पहले 13% था, वो कम हो गया, तो मेरा ख्याल है कि शायद जब हुकूमत कर्जे लेती है तो उसकी क्या टर्म एंड कंडीशन होती है, लेकिन जब ऑर्डनरी कंपनी या आम लोग जब कर्जा लेते हैं तो वो प्रो रेटा बेसिस पे वो उसका इंटरेस्ट जो है ना हर साल जून के टाइम पे जो है वो रिवाइज हो जाता है अकॉर्डिंग टू डेट। ठीक है। दूसरी बात ये है कि जो इस वक्त टैक्सेशन की बात है ना, कि ये ओवरऑल इस वक्त इकनॉमिक जो है ना हमारी सेक्टर सारे का सारा वो किसी न किसी वजह से हुकूमत से मैनेज नहीं हो रहा। अभी आप देखें कि हफीज़ पाशा साहब जब गए तो जहांगीर तरीन ये शौकत तरीन साहब जब आए तो इन्होंने आते ही कहा कि ये बैंकों के मार्कअप जो बढ़ाना होता है या डॉलर की रुपये की डिवेल्यूशन है, इससे बड़ा नुकसान होता है, ये सारी बातें हुई। लेकिन अब जब आप आगे देखते हैं तो उनसे भी शायद थोड़ा सा इसको मैनेज करने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी इस लिहाज से हो रही है कि अब IMF आपको कहता है जी आप 576 अरब रुपये के जो है नए टैक्सेस लगाएँ, फिर आप वो जितने 334 अरब की सेल टैक्स की छूट जो है ना डिफरेंट सेक्टर्स पे वो ख़त्म करें। तो बेसिकली जो मैं शुरू दिन से आपके प्रोग्राम में बात करते हैं तो हम सब ह्यूमन बीइंग, लेकिन जिस लेवल पे जो काम करने की ज़रूरत है वो होता नहीं है। मतलब आप एक तबके पे टैक्स लगाने की कोशिश करते हैं, दूसरे तबके को आप टैक्स की छूट देने की कोशिश करते हैं। जब आप ये दो चीज़ें करते हैं तो अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे उस पर कहना कि लॉस हो रहा होता है। बस अब पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, गवर्नमेंट टोटल पेट्रोल मोस्टली इंपोर्ट करती है। अब उसके ऊपर गवर्नमेंट के पास यही ऑप्शन होती है कि लेवी बढ़ा दे। जब पेट्रोल की कीमत कम होती है गवर्नमेंट लेवी बढ़ा देती है, पेट्रोल की कीमत ज़्यादा हो रही है तो गवर्नमेंट लेवी कम करिए। तो एंड ऑफ द डे इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को नुकसान भी हो रहा होता है और आवाम को भी नुकसान हो रहा होता है। नहीं सब ये तो होगी महंगाई वाली सूरत है पेट्रोल की। मैं इस पर थोड़ी सी और भी बात करता हूँ। मैं ज़रा और दोस्तों को भी इसमें इन कर लेता हूँ ताकि बहुत सारी चीज़ें जिस पर आज मैं चाह रहा हूँ हम खुल के डिस्कस कर लें। सना साहब, पहले ज़रा आपसे, आप ये फरमा रहे थे कि जैसे एक दिन सीमेंट ने अच्छा परफॉर्म कर दिया, दूसरे दिन ऑयल सेक्टर ने अच्छा परफॉर्म कर दिया। अच्छा चलें सर, मेरे प्रोड्यूसर ने कह दिया ब्रेक लेनी है, वापस आता हूँ ब्रेक से, तो ज़रा बात को यहीं से कंटिन्यू करेंगे।
वेलकम बैक जी। ब्रेक पर जाने से पहले सनाउल्लाह मरवत साहब के सामने एक सवाल रख रहा था तो ब्रेक पर जाना पड़ा। सनाउल्लाह मरवत साहब, सर दो चीज़ें जो मैंने आपसे पहले पूछा कि ये जो उतार चढ़ाव के बीच में इन्वेस्टर है, इसकी सूरत हाल क्या है, तेज़ी से उतार चढ़ाव होता है तो जो छोटा इन्वेस्टर अब ऑलमोस्ट मुझे कम दिखाई देता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे बैठे हुए हैं, वो ज़्यादातर लोग हैं। एक फॉरेन इन्वेस्टर है, वो भी अब हमें ना होने के बराबर दिखाई दे रहा है। पहले तो ज़रा हम इस पर बात करते हैं, फिर इसके बाद जो पॉलिटिकल मसाइल आते हैं जिसकी बुनियाद पे मार्केट तेज़ी से भागना शुरू करती है, उस पर मैं ज़रा उसके बाद करूँगा बात। ठीक, इसमें यह कि जहाँ पे स्मॉल इन्वेस्टर की बात है तो उनको प्रॉपर पोर्टफोलियो जो है वो मैनेज करना चाहिए। ये नहीं कि जी आपको पता ही ना हो कि मैं इन्वेस्ट कहाँ करने जा रहा हूँ। फ़र्ज़ करें वो 100 रुपये इन्वेस्ट कर रहा है तो 70 रुपये जो है वो मुख्तलिफ जो सेक्टर्स हैं, जैसे टेक्सटाइल सेक्टर है, सीमेंट सेक्टर है, फार्मास्यूटिकल है, तो इसमें जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स हैं जिसकी जो है वो मार्केट का उसमें इंटरेस्ट हो। जब हम मार्केट की बात करते हैं तो हम बड़े इन्वेस्टर की बात करते हैं। कोई भी स्टॉक खुद अपनी तरफ से तो कोई उसमें मोमेंट नहीं आ सकती, ना ऊपर जाने की ना नीचे जाके। जिस तरह जब के ट्रेंड को फॉलो करना चाहिए, उसी में इन्वेस्टमेंट। अगर उसने 30% फ़र्ज़ करें एक स्टॉक में इन्वेस्ट किए हुए हैं तो वो 30% जो है उसी स्टॉक का रहना चाहिए। जहाँ पे वो प्रॉफिट टेकिंग करे वहाँ से नीचे आके फिर उसमें बाइंग करें, एवरेज करने की। जो सिर्फ 30% की जो अमाउंट है वो जो है रेंडमली ट्रेडिंग के लिए भी वो इन्वेस्ट कर सकता है। जहाँ तक फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात है, जैसे इमर्जिंग मार्केट से हम फ्रंटियर मार्केट्स में आ गए, तो वो ज़्यादातर सरमाए जो है पिछले हम 6 महीने से देख रहे हैं कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट निकल रहे हैं, डेली बेसिस पे जो है वो निकल रहे हैं, अरबों डॉलर निकल चुके हैं। ये तो रोशन डिजिटल अकाउंट के थ्रू जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उनका जिस तरीके से रेमिटेंसेस बढ़ी हैं, तो उन्होंने स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट किया। और वो गवर्नमेंट ने जो एक फैसिलिटी दी है कि रोशन डिजिटल अकाउंट के थ्रू आप सीडीसी में भी जो है वो किसी भी ब्रोकर के थ्रू आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अच्छा ब्रोकर, सर मैं आता हूँ, एक नासिर साहब का भी सवाल था। नासिर भाई आपको क्वेश्चन करना चाह रहे थे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, मैं चाहूँगा आप भी कर लें। यही पूछना चाहता कि सर वो जो आप टेक्निकल रीजन दे रहे हैं उतार चढ़ाव की, वो डेफिनेटली वैलिड होगी अपनी जगह पर, लेकिन जो एक आम आदमी की चीज समझ आती है जो सिर्फ पाकिस्तान को देख रहा होता है कि जब कभी भी कोई इस किस्म की जो न्यूज है, पॉलिटिकल किस्म की अनसर्टेनिटी आती है तो आपकी जो मार्केट है एकदम मतलब हजारों पॉइंट जो सी ना डिप कर जाती है। जैसी जरा सी वो अफाम व तफहीम का माहौल दोबारा पैदा होता है और आहिस्ता आहिस्ता, जैसे आपने कल की मिसाल दी, आज की मिसाल दी, कि वो मार्केट चढ़ना शुरू हो जाती है, तो ये पॉलिटिकल इम्पैक्ट के ऊपर कितना बड़ा असर डालती है आपके स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर? देखिए सर, बात यह है कि जब से पाकिस्तान बने तो हम यही सुनते चले आ रहे हैं कि पाकिस्तान एक नाजुक दौर से गुजर रहा है। तो ये बात जहाँ तक है, ये तो हम हर दौर में ये सुनते हैं। देखें, अगर आप फंडामेंटली देखें, जितने भी जो है ना कंपनीज हैं उनके पिछले सालों से मोर देन 100% जो है वो अर्निंग आ रही हैं और उसकी जो है अच्छी डिविडेंड यील्ड जो है ना, डिविडेंड दे रहे हैं, बोनस दे रहे हैं। तो आपकी बात यहाँ तक बिल्कुल ठीक है कि मार्केट पाकिस्तान में अगर पॉलिटिकली अनसर्टेनिटी रहेगी तो जो स्मॉल इन्वेस्टर है वो कभी भी स्टॉक मार्केट इसका मतलब ये हुआ कि नहीं हम बड़े सिंपल आसान लफ्जों में समझ लें कि स्टॉक मार्केट का डायरेक्टली ताल्लुक है अच्छी बुरी खबर से और ख़ास तौर पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और डीस्टेबिलिटी से। नासिर हयात मगू साहब से एक सवाल कर लेता हूँ। सर नासिर हयात मगू साहब, दो चीज़ें, एक तो आपने खुद भी बयान की कि जो मिसमैनेजमेंट है कर्ज़ों की उसमें बहुत लंबी चौड़ी एक सर IMF की शराइत जब आती हैं तो अचानक से तमाम बिजनेस हल्के और आवाम बेचारी परेशान हो जाती है कि अब कुछ फिर टाइटन होने वाला है। सर इन शराइत को कब तक मानना होगा? और जाहिर है कि IMF के सामने अभी फ़िलहाल हम उनसे पैसा ले रहे हैं और अजीब बात यह है उनसे पैसा लेते हैं हम ये कहकर कि हम उन्हीं का पैसा वापस करना चाहते हैं। तो ये आपकी बात दुरुस्त है कि मैनेजमेंट कुछ समझ नहीं आ रही? देखिए, एक बात को मैं ज़रा क्लियर कर लूँ, एक बात मैं आपको क्लियर कर दूँ कि IMF ये नहीं कहता कि टैक्स लगाओ। IMF ये कहता है कि इतने पैसे आपके पास जनरेशन आप करें टैक्सेस से। जब ये उसमें फेल हो जाते हैं तो कहते हैं जी इतना अमाउंट आपको चाहिए अपनी चीजें ठीक करने के लिए। ठीक, तो ये एक लेके आते IMF ने ये मांगा, अरे जनाब आप अपनी मैनेजमेंट ठीक करें, टैक्स सिस्टम ठीक करें, यहाँ से लोग टैक्स दें, एक सिस्टम बने। अगर टैक्स पेयर का और टैक्स कलेक्टर का आपस में बाहमी एतमाद का रिश्ता नहीं होगा
टैक्स कलेक्ट नहीं होगा। जब नहीं होगा तो ये जाएंगे IMF पे, वो कहेगा जी 500 बिलियन का शॉर्टफॉल है, आप लाए कहीं से। तो ये जरूरी बात है कि यहाँ की मिसमैनेजमेंट को ठीक करें, टैक्स का सिस्टम वो लाए जिसपे लोग टैक्स दें और लोगों को इतमाद हो टैक्स पेयर के ऊपर, टैक्स कलेक्टर के ऊपर। अगर आप सिर्फ थोपते रहेंगे तो आपको कुछ मिलेगा नहीं और हर साल IMF के बाद कर्जे लेते रहेंगे। अच्छा नासिर साहब ये बताएं, 330 अरब की जो सेल्स टैक्स इस्तिस्ना थी वो ख़त्म करने का फैसला किया जाने वाला है या हो रहा है, उसकी तैयारी हो रही है, इससे क्या असरात होंगे? देखिए पहली बात तो ये है कि ये टैक्स खत्म करें, लगाए। जो टैक्स जमा करता है, जो जो रेवेन्यू जनरेट करता है उनसे तो बात करें। ये बोले कि हमें 7,000 अरब चाहिए, 9,000 चाहिए, बैठे हमसे बात करें कि कैसे हम जमा करके देंगे इनको। लेकिन अगर ये किसी की बात नहीं सुनेंगे और अपनी चीजें इसको बंद कर दो, उस पर टैक्स लगा दो, उससे खत्म कर दो, तो मुल्क कहीं जाके ठीक नहीं होगा, अगले 7 दिन में इसी हालत में बैठे होंगे। ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। मैं नासिर मिर्जा साहब चाहूंगा आप इस पे कमेंट करेंगे। जी बिल्कुल, मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा जो मकबूल साहब ने फरमाया। हमने कल एक बड़ा इवेंट किया प्रेसिडेंट हाउस के अंदर। पाकिस्तान की तारीख का पहला इवेंट था, फर्स्ट एवर टैक्स रिकग्निशन अवार्ड ना। हमने पाकिस्तान के जो बेहतरीन नंबर 1 टॉप के टैक्स पेयर थे उनको प्रेसिडेंट हाउस के अंदर अवार्ड दी। रावलपिंडी चैम्बर ने फर्स्ट टाइम ये इवेंट किया और वहां पे बड़ी क्लियरली ये बात हुई कि सर जब तक ये जितना भी मकबूल साहब ने फरमाया कि आप जो टैक्स पेयर और टैक्स कलेक्टर के दरमियान जब तक ये बेहतर माहौल पैदा नहीं होगा, बल्कि हमने तो यहाँ तक कहा प्रेसिडेंट हाउस के अंदर कि इनके साथ कम से कम इंटरेक्शन किया जाए और ये इतनी अच्छे माहौल में होने के बावजूद, इतनी हाईएस्ट रिटर्न जमा कराने के बावजूद आपका अगर ये जो टैक्स कलेक्शन इतनी अच्छी हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी FBR ने जो नोटिस जारी करने शुरू कर दिए हैं, लोगों के जो अकाउंट्स हैं उनके साथ मुंसलिक करना शुरू कर दिया है, तो दिस इज टोटली अनएक्सेप्टेबल फॉर द बिजनेस कम्युनिटी। क्योंकि ये बिजनेस कम्युनिटी ही जो सी है वो रीढ़ की हड्डी है। और जिस तरह भी मकबूल साहब ने फरमाया, बिल्कुल ठीक कहते हैं कि अगर ये बिजनेस कम्युनिटी को ऑन बोर्ड लेंगे, बिजनेस कम्युनिटी स्ट्रांग होगी, पाकिस्तान की इकॉनमी स्ट्रांग होगी, तो पाकिस्तान मजबूत होगा। अगर आपने ये नोटिस दे के ये लोगों के जो अकाउंट्स हैं उनको इसके साथ जोड़ के और उनको करेंगे काम, तो इस तरीके से आने वाले वक्त में गवर्नमेंट के लिए मुश्किलात पैदा होंगी और ये किसी तरीके से भी बिजनेस कम्युनिटी जो सी है इसको जो सा वो तैयार नहीं है इसको देखने के। नहीं साहब, आप खुद इस्लामाबाद चैम्बर के साथ टैक्सेशन वाले मामला सारी चीज़ें देखते हैं। सर जो नोटिस हैं इतना पुराना मामला है, मैं हर बार सुनता हूँ, तमाम दोस्त जितने चैम्बर ऑफ कॉमर्स या FPCCI के तमाम हजरात यही बात कह रहे होते हैं। ये हल क्या है सर इसका? सर बुनियादी तौर पे अगर आप देखें ना, पिछले 30 साल से यही होता आ रहा है। अब सिचुएशन ये है कि ये FBR के दरमियान और ताजरों के दरमियान, FBR के दरमियान इंडस्ट्रीज के दरमियान, FBR के दरमियान और दूसरे जो शुबा है बिजनेस उनके दरमियान आपस में कोई कोऑर्डिनेशन है ही नहीं। जो कि एहतजाज करता है FBR उसको बुला लेता है, बैठ के मज़ाक़ात करता है। अब जैसे अभी एक POS की बात चल रही है, दूसरी दफ़ा कुछ इंडस्ट्री को देखे एग्जाम्पशन की बात है। बेसिकली जो बुनियादी बात है वो ये है कि टैक्स इज़ द डिविडेंड ऑफ इकॉनमी। अगर अब इकॉनमी चलेगी तो टैक्स खुद ब खुद आएगा। अब गवर्नमेंट की पॉलिसी ये है कि ट्रायल एंड एरर के ऊपर चल रहे हैं या रेवेन्यू कलेक्शन पे बैठे हुए हैं, रेवेन्यू जनरेशन की बात नहीं हो रही। जब तक अब रेवेन्यू जनरेशन की बात नहीं होगी, फिर जैसे ये अभी बात हुई है, मैंने आपको कई दफ़ा कहा है कि भाई आप जितने बड़े बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, फेडरेशन के प्रेसिडेंट को बुलाएं, पाकिस्तान के जो टॉप 5-6 चैम्बर्स हैं उनके प्रेसिडेंट को बुलाएं और उसके बाद टॉप 5-6 इंडस्ट्रीज को बुलाएं और उनके साथ बैठ के। चलो सर एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक से वापस आता हूँ तो आप अपनी बात भी कंप्लीट कीजिएगा। और नासिर हैत मकबूल साहब से भी जानने की कोशिश करूंगा, जो छोटा ताजिर है उसके लिए बड़ी मुश्किलात क्या हैं, चूँकि उसके लिए सबसे बड़ा मसला चीज़ें खरीदना और फिर चीज़ें बेचना। जो चीज़ महंगी मिलेगी वो महंगी बिकेगी। वापस आते हैं ब्रेक से तो इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक जी। नासिर हैत मकबूल साहब से एक ज़रा उनका व्यू लेना है मुझे इस पर कि इस वक्त सबसे बड़ा मसला महंगाई का है। महंगाई के बहुत सारे रीज़न्स हैं, गवर्नमेंट बहुत सारे रीज़न खुद भी दे रही है और उसमें डॉलर एक बड़ा मसला बताते हैं, पेट्रोल की कीमत बड़ा मसला बताते हैं, लेकिन ये मसला बता देने से हल नहीं हो रहा।
इसके हल करने के लिए कोई ना कोई काम, कोई ना कोई ठोस अमल करना पड़ेगा। नासिर हयात मग्गू साहब, सर कुछ बताएं, क्या सिचुएशन है? छोटा कारोबारी तबका अभी थोड़े दिन पहले भी एहतजाज पर था, अभी भी वो कोई राज़ी नहीं है बहुत सारी चीज़ों पर। एक तो टैक्सेशन तो हो ही गई जिस पर हम बात करें, दूसरा महंगाई बहुत बड़ा मसला है। देखिए, इस वक्त अनफॉर्चुनेटली दुनिया में हर चीज की कीमत बहुत शदीद बढ़ गई है। जो भी चीजें इम्पोर्ट होती थी उसकी कीमत बेतहाशा बढ़ गई है। अब खाने पीने का तेल जिसका बिल ऑयल के बाद नंबर 2 होता है, वो $800 से $1200 पे पहुंच चुका है। ऑयल जो ऑयल है इसकी कीमत बढ़ चुकी है। दुनिया की हर चीज की कीमत बेतहाशा बढ़ गई है। इसका एक ही हल है कि हमारे मुल्क पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, जिसके लिए इनकी जमीनें प्रोवाइड करें, इसके लिए बिजली सस्ती दें, क्योंकि और कोई हल नहीं। जब तक आप कमाएंगे नहीं, आप जितना चीज लें कोई मसला हल नहीं होगा। गवर्नमेंट की एक लिमिट है, अगर एक चीज का दाम $50 से $80 हो गया है तो गवर्नमेंट के भी हाथ पैर जो है ना बन जाते हैं, उसकी भी एक लिमिट है। एक ही तरीका है, टैक्सेशन ठीक करें और यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, वरना हम हर 2 साल बाद या 6 महीने बाद सेम टॉपिक पे बात करेंगे, कोई चीज नहीं होती। वाह, जबरदस्त, आपने बात बिल्कुल ठीक की है। नासिर मिर्जा साहब से एक व्यू ले लें। नासिर मिर्जा साहब, इसी पर आपका व्यू भी चाहिए। देखिए, बिल्कुल सही जो मग्गू साहब ने फरमाया कि जब तक आपकी लोकल इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर फरोग नहीं देगा, आप लोकल इंडस्ट्री को बेनिफिट नहीं देंगे, आपकी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगी, आपके डॉलर्स नहीं आएंगे, आप हमेशा दूसरों के ऊपर इंहिसार करेंगे। और इसी तरीके से हमें हर साल हर कुछ महीनों के बाद IMF के पास जाना पड़ेगा, कि कर्ज उतारने के लिए कर्ज लेना पड़ेगा। और इस अनफॉर्चुनेटली अपने आप को हम एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री कहते हैं, लेकिन हालात हमारे ऐसे हैं कि हम आटा इंपोर्ट करते हैं, चीनी हम इंपोर्ट करते हैं, दालें भी मंगवा लेते हैं, रुई भी मंगवा लेते हैं, घी हम इंपोर्ट करते हैं। और इसके लिए आपको अपनी एग्रीकल्चर जो लैंड है उसको किसान को आपको सब्सिडी देनी पड़ेगी, किसान को सपोर्ट करनी पड़ेगी। आपको ये जो हाउसिंग सोसाइटियां, आप जमीनों की जो कास्ट है उसको देखें, हर साल कितनी % से जो आपकी एग्रीकल्चर लैंड है वो कम होती जा रही है। एग्रीकल्चर लैंड कम होने की वजह से आपको ये बेसिक नेसेसिटी, ये एक आपका व्यू भी आ गया। मैं चाहूंगा नईम साहब, इस पर आपका जरा जल्दी से रिव्यू चाहिए, फिर मैं देखिए बात यह है कि अभी आप देखें ना, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ती जा रही है। अभी आप देखें कि ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट इतनी बढ़ गई है। कंटेनर जो $1000 का था, $2000 का था, वो $10,000 पे चला गया है। फिर अब ये बात हो रही है सब्सिडी की। देखिए 3 तो सोर्स ऑफ इनकम है, एक एक्सपोर्ट है, एक डायस्पोरा की रिमिटेंस है, और एक आपका लोकल रेवेन्यू है। अब लोकल IMF क्या कहता है, लोकल रेवेन्यू को इंक्रीज़ करें। अब हमारा लोकल रेवेन्यू इंक्रीज़ हुआ है, लेकिन जो पिछले साल इस पीरियड में जो सेल टैक्स की कलेक्शन थी, इस साल भी इस पीरियड में उतनी ही है। फ़र्क क्या पड़ा है, 80% आपकी सेल टैक्स की कलेक्शन जो है ना वो इंपोर्ट पे बढ़ी है। अब आपको इंपोर्ट में बढ़ी है तो वो तो मतलब पॉजिटिव इम्पैक्ट तो नहीं है ना। असल बात तो ये है कि वो कहते हैं कि आप अपनी लोकल इकॉनमी को बेहतर करें। अब लोकल इकॉनमी को बेहतर करने के लिए सर पॉलिटिकल जो मूवमेंट से ज़्यादा माशी मूवमेंट करनी पड़ेगी, माशी एक डिसिप्लिन लाना पड़ेगा, माशी इमरजेंसी लगानी पड़ेगी। ये बहुत बातें करने से कुछ नहीं होगा। अब ये टाइम चला गया बातों का, जरा आपको प्रैक्टिकल काम करना होगा। अब लास्ट क्वेश्चन है सनौर अमरवत साहब, ब्रोकरेज हाउसेस कम क्यों होते जा रहे हैं बहुत तेज़ी से? अरसलान, ब्रोकरेज हाउसेस का इशू ये आ जाता है कि 2 तरह से जो है वो इन्वेस्टमेंट होती है। एक जो कैश पे आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, दूसरा लेवरेज पे जो मार्जिन देके। अब वो हद से ज़्यादा अगर ये मार्जिन वगैरह यूज़ करते तो उसकी वजह से ब्रोकरेज। चले सर, इसमें मैं एक प्रोग्राम और रखूँगा। बहुत शुक्रिया सनाउल अमरवत साहब, नईम सिद्दीकी साहब, नासिर मिर्जा साहब, नासिर हयात मग्गू साहब, बहुत शुक्रिया आपका। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।